असल में कंपनीज का भी बड़ा मसला है ना, उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी श्रिंक हो गई है ना, तो इस वजह से वो भी अब ऐसे एम्प्लॉय ढूंढ रहे होते हैं। मतलब मैं खुद भी देखें, आप यकीन करें कि मुझे अगर कोई पोजीशन पे काम करना होता ना, मैं पहले रखता हूँ MTO, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। उसको मैंने 6 महीने उसको लगाता हूँ, पहले रगड़ा देता हूँ उसको, मैं देता हूँ 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1 साल लगा देता हूँ उसको, फिर उसको मैं असिस्टेंट मैनेजर बनाता हूँ, उसको फिर मैं ले जाता हूँ 50,000 के ऊपर। 1 साल के बाद वो 50,000 के ऊपर। लेकिन जहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये कम से कम आपकी वैल्यू एडिशन तो हो जाएगी। अगर आप इसी चक्कर में बैठ रहे कि नहीं मैंने ऑफिसर ही बनना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मिले आप शुरुआत करें, वैल्यू एडिशन। देखिए कहीं पर भी रुके ना। अमेरिकन पता क्या बोलते हैं, अमेरिकन लाइक द पीपल हु वर्क इन दिस वे। इसने कहा कि इसने सिटी बैंक ज्वाइन की, उसके बाद बार्कलेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद ये वापस चला गया बैंक ऑफ शंघाई के अंदर, ये बंदा चला गया ICSC, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक। जिन लोगों का कैरियर फ्लक्चुएटेड होता है ना, अमेरिकन उसको ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा उनको उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों, क्या लॉजिक होगी? यस, दे हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एक्सपोजर। ये बंदे ने सिटी बैंक के भी मामला सीखे होंगे, बार्कले बैंक के भी सीखा होगा, वहां से कुछ ना कुछ एक न्यू वैल्यू एडिशन हो रही है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं यार ये ना ऐसे रोलू है, ये रोलू है, ये कभी यहाँ घूमता रहता है, एक जगह नौकरी नहीं करता इससे। बोलते हैं यार ये रोलिंग स्टोन है, ऐसे ही है। बोला एक जगह टिक के काम ही नहीं करता यार ये, तो उसको रखते ही नहीं। बोला यार यहाँ से भी 2 साल में भाग जाएगा ये। तो यहाँ वो बोलते हैं कि नहीं यार, इफ ही इज कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, he is bringing the experience of the Citibank, he is bringing the experience of the Barclay Bank, he is bringing the experience of the Bank of Shanghai। तो ये वैल्यू एडिशन है या नहीं है? तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट। आई अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ पीपल। मैं ऐसे लोगों को रखता हूं। मैं रखने पे आप लोगों को एक लतीफ़ा सुनाता हूं। मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, मैं कहीं इंटरव्यू कर रहा था ना, मैं वहाँ इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे रिसेप्शन से कॉल आई कि ये साहब मिलने के लिए आए इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा भेज दें आप। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। अब मैंने आइडिया लगाया कि यार इस बंदे को मेरे रूम तक आने के लिए इतना टाइम चाहिए होगा, वो उस वक्त तक आया नहीं। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद वो कहीं और किसी रूम में ना हो गया हो, तो मैंने नॉक किया, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर ढूंढने के लिए उसको बाहर देखा, तो वो मेरे दरवाजे पे खड़े हुए कुछ पढ़ रहा था। अच्छा, वो कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने कहा भाई अगर आपका विर्द पूरा हो गया तो आप अंदर आ जाए। वो बहरहाल जब अंदर आया ना, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ दरवाज़ा खोल के, वो यहाँ से अब गुजर रहा है ना, तो उसने पता क्या किया, उसने मेरे ऊपर फूंक मारी, यानी जैसे बाहर जाते हैं, यानी उसने जो पढ़ा था वो उसने फूंक मारी दम कर दिया मेरे ऊपर। एंड आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उसको मैंने रख भी लिया तो उसका तो वजीफा सच्चा हो गया ना, उसका वजीफा सच्चा हो गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसी भी चीज़ें होती है ना। ठीक है ना, हम रिज्यूम करते हैं अपने टॉपिक को। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स हो गए, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन, अब उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। इवेल्युएशन से मुराद ये है कि जब कोई एक प्रोसेस चल निकलता है, उसके दौरान आपको फीडबैक्स आते हैं, आप प्रोसेस इवेल्युएट करते हैं। हुआ ये कि यहाँ पर ना शुरू हुई मर्दान के अंदर ही पोलियो रेडिकेशन, वहाँ पे 4 पोलियो वर्कर को मार दिया, तो वहाँ उन्होंने स्टॉप कर दिया। ये इवेल्युएट किया कि यहाँ पर जो है हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। वो आप समझ रहे हैं, ये क्या हुई, ये इवेल्युएशन हुई कि यार इस वक्त हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया। समझ आया कि ये स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन होती है। उसके बाद है फीडबैक एंड लर्निंग। आपको फीडबैक मिल रहा है कि सर ये जो हम दवा पिला रहे हैं ना, इसके अंदर मज़ा नहीं है, वो एफिकेसी नहीं है। भाई एफिकेसी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है। आपने देखा हो उनके पास एक थर्मोस होता है, उनके पास थर्मोस होता है।
तो ये एक फीडबैक आपको फील्ड से ये आया कि सर जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका कलर चेंज है, ऐसी है, क्योंकि सर इसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। क्या नहीं है? कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? अगर ये ना हो तो आपकी सारी स्ट्रेटजी फ्लॉप हो जाए। तो आपने स्ट्रेटजीज के अंदर टाइम बाय टाइम आपने फीडबैक लेते रहना पड़ता है, आपने इवेल्युएशन करने पड़ते हैं ताकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर फर्ज करें कि हमें जाना यहां है और हम यहां से होते हुए यहां इसकी तरफ निकल रहे हैं, तो क्या हम मंजिल से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। अगर कोई बंदा हमें यही बता देता कि यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक, तो शायद हम थोड़ा सा होते यहां से जाके हम वापस ऐसे आ जाते। ऐसा ही है। तो ये कैसे पता लगता है? फीडबैक से एंड लर्निंग से। आपने लर्न किया कि ये वाला रास्ता सही नहीं है यार, आपने रास्ता लर्न, हाँ ये सही नहीं, तो आपने ये सब चीजें किया। ये सब चीजें कब आती हैं? व्हेन यू एनकरेज द ओपननेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओपननेस क्या होती है? आप लर्निंग, आप लोगों की बातों को सुन सकते हैं। अगर कोई बोले यहां पर सर वो आप गलत जा रहे हैं, आप बोले यार पागल हो गए, मैं तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो क्या? तो वो बंदा बोलेगा भाई ठीक है चला जाए यार। तो दिस इज कॉल्ड दी ओपननेस। आप लोगों को फ्री हैंड दें कि वो आपको बता सकें, अपना फीडबैक दे सकें, फिर आप उसको इवेल्युएट करें। इवेल्युएट करें मतलब अगर फर्ज करें आपको यहाँ पर किसी ने बोल दिया कि वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आप इवेल्युएट करें कि हाँ यार यहाँ पर इतने ज़्यादा दरख्त नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पर तो बहुत दरख्त हैं, शायद हम कहीं जंगल की तरफ तो नहीं जा रहे। मैं आपने एक इवेल्यूशन किया ना, किसी ने आपको बोला कि आप यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक दो चार जो KPI सिलेक्ट किए हुए थे, यार इस रास्ते पे दरख्त नहीं होने चाहिए, रोड होना चाहिए, दरख्त नहीं होने चाहिए। तो जब इस रास्ते पे आप जा रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन। समझ रहे हैं? ये कब होगा? व्हेन यू इनकरेज द ओपननेस। जब आप लोगों की बात सुनेंगे, आप ये बोलेंगे ओ भाई बैठे रहो, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, तो लोग फिर दबा लेंगे अपनी बात, फिर आप गलत जगह चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, इनकरेज करें लोगों को, भले बाद में उनको ना छोड़ें, लेकिन उस वक्त तो बात ज़रूर सुन लें। ठीक है? ये दिस इज कॉल्ड दी ओपननेस ना। इनकरेज करें लोगों को निकालें। मैं मैनेजमेंट में पता क्या बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ कि अगर आपका सुपरवाइजर गलत कर रहा है ना, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, खामोश ना रहें। आप यकीन करें, होता ये है कि जब हम ये बात पढ़ते हैं ना, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। हम कराची में बैठे हैं, हमारा ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में है, अब इस वक्त मर्दान में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो कोई ना कोई तो ऐसे बेसिस होंगे ना, हमें पता लग जाए। तो हमें ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि यार तुम अगर बताओगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे एक मेरे फैसलाबाद के बंदे ने बताया, सर जो आपका मैनेजर है ना, ये किसी और कंपनी में भी काम कर रहा है। मैं वहाँ पहुँचा, अचानक उस पर सरप्राइज़ दिया, उसके साथ उसकी चीज़ें चेक की, पता लगा हाँ ये आई फायर हिम। तो मैंने अगर उसको कॉन्फिडेंस देता, अगर मैं उसको बोलता कि यार आबिद ये बोल रहा है कि तुम कहीं और कंपनी में काम करो, तो ये बताता मुझे। तो आपको लोगों को इनकरेजमेंट देनी पड़ेगी, ओपननेस देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? फीडबैक एंड लर्निंग यही है। कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट, इसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन। What you are going to do, this must be very much clear and transparent. क्लियरिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की। कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए ना, वो क्लियर होनी चाहिए। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इरेडिकेट द पोलियो। हमारा ऑब्जेक्टिव लोगों के घरों को काउंट करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव 10 घंटे काम करना नहीं है। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? इरेडिकेट द पोलियो। तो ये सारी अक्रॉस द बोर्ड क्लियरिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये क्या, ये कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए और अलाइंड होनी चाहिए योर ऑब्जेक्टिव्स, अलाइंड होनी चाहिए योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? एडाप्टेशन एंड इनोवेशन। एडाप्टेशन इनोवेशन से क्या मुराद है? मतलब यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल।
यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल। फर्ज करें जो अभी मैं एक लास्ट ईयर ना एक तस्वीर वायरल हुई थी और उसको जो है ना यूएनओ की तरफ से कोई इनाम भी मिला था कि 2 औरतें थी, वो बर्फ़ के अंदर आधी आधी धसी हुई पोलियो के ना कतरे पिलाने जा रही थी। वो एक पिक्चर थी, उसको यूएनओ की तरफ से इनाम मिला था उस पिक्चर को, हैं पाकिस्तान के अंदर। वो मेरे ख्याल से कोई अस्तोर या उस हैं कहाँ का था, चित्राल का, हाँ यस कुड भी। तो वो वहाँ था। तो यार क्या उनके लिए और कराची में जो बंदी काम कर रही है उसके लिए दोनों के लिए एक ही जैसे पैरामीटर्स होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये क्या होता है, एडॉप्टेशन। आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। उसको आपको स्वेटर भी देना चाहिए, उसको आपको एक्स्ट्रा अलाउंस देना पड़ेगा आपको। वो इतने बर्फ के अंदर जा रही है, क्या उसका किलोमीटर और आपका किलोमीटर एक जितना होगा? पहाड़ के ऊपर सवात के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ 1 किलोमीटर शायद आप है ना आधे घंटे में पहुँचते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ से चलेंगे वहाँ तक का 1 किलोमीटर है आपका। ऐसे ही है ना। तो दोनों 1 किलोमीटर तो बराबर है, फासला तो बराबर है, लेकिन उसकी एक्सेस के अंदर फर्क है ना। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली यहाँ पे पता रहता है। तो यू मस्ट बी एडॉप्टिव एंड इनोवेशन। उसका कोई आपको कोई इनोवेटिव आइडिया उसका कोई निकालना पड़ेगा, समझ रहे। एंड लास्ट है इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको इसी एक मिसाल देता हूं। अमूमन जो आपके घरों के अंदर पोलियो के कतरे पिलाने आती है वो फीमेल होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है वो और माँ की गोद में होता है और माँ अनकंफर्टेबल हो जाएगी किसी मर्द के हाथ, मर्द को इतना करीब आने तक के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे एथिक्स है ना। शायद अंग्रेजों के दरमियान में ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसे ही कि ये हमारे एथिक्स हैं कि हम मतलब पर्दा करते हैं ना, कि हम पर्दा करते हैं। तो यू मस्ट बी रिस्पेक्ट द एथिक्स ऑफ एनी एरियाज। अब यहाँ पर क्या होती है, फीमेल घर में अंदर चली जाती हैं कतरे पिलाने के लिए। ऐसे ही होता है क्या? मर्द भी जा सकता है? ऐसे नहीं जा सकता ना। तो ये क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया, कंसीडर किया एथिक्स को एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम फीमेल को देते हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पर हमें रिस्पेक्टफुल तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं। शायद मर्द को उस लेवल पे नहीं किया जाता, ऐसे ही है। तो ये क्या होता है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था टोटल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये है टोटल पॉइंट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अब हम इसको वापस आते हैं और अपने स्टेप बाय स्टेप इन सब को अपने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, टू मेक अ प्लान टू सॉल्व द बिग प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और टू अचीव अ वेरी बिग गोल्स। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस काम आ रहा है, टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम और टू अचीव अ वेरी बिग गोल्स। या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना या अचीव करना एक बड़े गोल को। अब आप ये कहां से शुरू होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसमें आपने एनवायरमेंट को एक्सटर्नल और इंटरनल स्वॉट के जरिए आपने एनालाइज किया। मिशन एंड विजन, आप कैसे काम करेंगे और कहां पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे आपकी कंपनी या आपकी जो भी एनजीओ है उसका कैसे वो काम करेगी, हाउ एंड वेयर, हाउ एंड वेयर। ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, आपने कहां पहुंचना है, यहां पर स्टेटमेंट में होता है, यहां पर उसकी फॉर्मुलेशंस आती है। ठीक है ना, यहां पर आप उसको टेंजिबल फॉर्म में लेकर आते हैं। टेंजिबल फॉर्म क्या होती है, मतलब यहां पर तो होता है कि जैसे आपने पढ़ी थी ना, एक बड़ी एक वेग सी स्टेटमेंट थी, मतलब उसमें क्लियरिटी थी लेकिन उसमें टाइम बाउंड और ये सारी चीजें नहीं आ रही थी ना, कि हमने कब पहुंचना है, कैसे करना, वो नहीं था। ठीक है, इसके अंदर स्मार्ट क्राइटेरिया को देखते हुए हम स्ट्रेटजी सेटिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की एंड गोल्स की। उसके बाद आता है स्ट्रेटजी फार्मुलेशन। अब जब हमने स्ट्रेटजी ये गोल बना लिए, अब इसको अचीव कैसे करना पड़ता है, हाउ पार्ट इज कवर हेयर। दुनिया में आप जिंदगी में इंटरव्यू दें, हमेशा याद रखें, हम लोग मैनेजमेंट में हमेशा ये पूछा जाता है, आपके ख्वाब नहीं होते ना, आप बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे होते हैं, हम ये पूछते हैं हाउ, वेयर इज द हाउ पार्ट, कि होगा कैसे। ये तो अल्फाज है ना आपके, हमेशा पूछा जाएगा हाउ पार्ट कहाँ है, वेयर इज हाउ पार्ट। हम जब बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं ना कि सर इसको ऐसा कर लेते हैं, इसी यहाँ पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा, तो हम पूछते हैं वेयर इज द हाउ पार्ट। तो हाउ जो है ना, हाउ पार्ट कहां पर होता है, स्ट्रेटजी फार्मुलेशन में।
यहां पर आपको कवर हो रहा था हाउ पार्ट, ठीक है। और अब शुरू हो गई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। जब आपने स्ट्रेटजी बना ली है, हाउ कर लिया कि कैसे होगी, अब उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। अब आप लोग हायर करेंगे। अब आपने पता कर लिया कि भाई आपने 500 लोग हमने रखने केपी के अंदर, 1000 लोग रखने हमने पंजाब के अंदर, 700 हमने रखने सिंध के अंदर, 300 हमने रखने बलूचिस्तान के अंदर। ये हो गया, आपके स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। अब उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स, सबको चीज़ें मिल गई हैं, कितना एरिया कवर करेंगे, उसके लिए उनको कितना पेट्रोल चाहिए, कितनी दवाई चाहिए, कितनी रिसोर्सेज चाहिए, कितने दिन चाहिए, समझ रहे। अमूमन ये वीक लॉन्ग होता है, ये जो ड्राइव होती है पोलियो की, ये वीक लॉन्ग होती है, ऐसे ही है, समझ रहे। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बनाए जाएंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन, यार अब हमने किया, या क्या ये आया उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है जो हमने यहाँ पर सेट की थी चीज़ें, ये यहाँ पर ऐसे ही जा रहा है जो हमने सेट की थी। उसके बाद फीडबैक एंड लर्निंग्स, कि क्या आ रहा है, लोग बाकी उसी तरह इंप्लीमेंट, उनको वेलकम मिल रहा है नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट आती है और ख़त्म हो जाती है। कोई मिसाल दें ऐसी को प्रोडक्ट जिसका बड़ा शोर था लेकिन आज वो एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। हाँ, क्यों मोबाइल, चले क्यों मोबाइल क्यों वैनिश हो गया, कोई जानता है स्टोरी, कोई जानता है उसकी? क्या नहीं था? फीडबैक नहीं था, नहीं। वेरी क्लासिकल स्टोरी, क्यों मोबाइल बेसिकली इशू था टेक्स्ट चोरी का। क्या था? टेक्स्ट चोरी का था। वो जो फीचर्स वाला मोबाइल 20,000 में लॉन्च कर रहा था ना, जैसे मेरे पास था जेड था, उनका जेड का सीरीज बहुत ज़बरदस्त सीरीज थी उसकी। वो नोकिया जो है ना, वो नोकिया कुछ सब चीज़ें घटा करके भी वो 25 के अंदर नहीं ला पाता था वो सेम फीचर्स के। तो एक्चुअली वहाँ पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है। बाद में पता लगा कि भाई ये तो सारा टैक्स चोरी करता है, टैक्स तो ये देता ही नहीं है, उसकी वजह से ये सब्सिडाइज रेट दे रहा है ये। आपको पता है उसने जी मोबाइल के ऊपर एक प्रियंका नहीं, इससे पहले कौन सी वो, हाँ करीना नहीं, एक और बड़ी जो मिस यूनिवर्स बनी थी, नहीं ऐश्वर्या नहीं, एक और बोलो, वो उसके लिए मॉडल ली गई थी ना जो मिस यूनिवर्स में, उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं, वो सारा पैसा अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहा था, जो टैक्स से बचा रहा था, इस वजह से उसका ब्रांड बन रहा था। ठीक है, तो हम सवाल शुरू कहाँ से हुआ था, तुम ले गए कहाँ पे का है? एवेल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक एवेल्यूएशन के ऊपर थे ना, फीडबैक पे। तो बेसिकली उसके साथ जो क्यों मोबाइल के साथ मसला क्या था, वो टैक्स चोरी करता था। इस वजह से अब जब उसके ऊपर हाथ रखा, टैक्स लगाया, तो वो बारे में नहीं आ रहा था उनको, तो उन्होंने बंद कर दिया। समझ गए? कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, वेल थॉटफुल स्ट्रेटजी है, उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सब लोग ऑन बोर्ड होने चाहिए। हम सबका देखें, कोई मुझे बताएगा टीम की डेफिनेशन क्या होती है? ये मैंने शायद पहले भी बताई थी। व्हाट इज टीम? है? यस, व्हेन एवरीवन इज डूइंग फॉर वन गोल, उसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग फॉर सिंगल गोल, सिंगल ऑब्जेक्टिव। जो वो लोग होते हैं उनकी कहते हैं टीम। अगर फर्ज करें कि हम सब लोग यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हों और एक बंदा ऐसे करके खड़ा हो जाए, तो हम समझेंगे ये हमारी टीम में नहीं है। ऐसे ही है ना? क्यों? वो क्यों नहीं है ऐसा? वो तो खड़ा ही तो, आप भी खड़े हैं, आप इस तरह मुंह करके खड़े, सारे ये इस तरह मुंह करके खड़ा, क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे अलाइन, उस गोल से अलाइन नहीं है। सबका गोल ये कि इस तरफ देखना है सबने, वो इस तरफ देख रहा है। तो आप समझ रहे हैं? तो a group of the people who are working together to achieve a single goal, a single objective, that the group of the people is called the team। 11 लोग होते हैं, सबका एक गोल होता है। अच्छा, क्रिकेट में क्या होता है? वो भी तो टीम ही होती है। उनका गोल क्या होता है? सामने वाली टीम को हराना, सबने मिलके सामने वाली टीम को हराना है, या खुद हारना। चले, कम्युनिकेशन, अब आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरिटी में होनी चाहिए। उसके अलावा क्या? एडाप्टेशन एंड इनोवेशन।
यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप लोगों की बात सुन सकते हो, लोगों के कंसर्न है उसको एड्रेस कर सकते हो, और कोई नई चीज़ आ रही है तो उसको ऑप्ट कर लें, उसको ऑप्ट कर लें। आपको पता है पोलियो वैक्सीन के अंदर, आप लोग तो ड्रॉप सुना है ना, इसके अंदर एक टीका भी आता है, पोलियो का टीका लगता है। वैक्सीन तो बच्चों को लगती है, जब आप बाहर जाते हैं ना, आप पाकिस्तानी, वो रिकमेंडेड है कि आपने वो टीका लगवा के जाना है। यस, इंजेक्शन लगता है इसका, पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन होते हैं। नहीं बात है पाकिस्तान में, मतलब ये जो 3 मुल्क हैं, इससे अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको पोलियो के वैक्सीन के इंजेक्शन लगवा के सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा आपको। सॉरी, एडल्ट का है ना, इंजेक्शन एडल्ट का है और ये चाइल्ड की है, ठीक है। उसके अलावा एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कोई भी ऐसी पॉलिसीज ना बनाएं। आप फर्ज करें कि इस काम के लिए सारे मर्दों को रख दें तो कोई भी नहीं करवा सकेगा ना। तो ये क्या, ये हमारे एथिक्स से कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए, हमारे रिलीजन से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो रिलीजन से मुतसादिम हो। ऐसे ही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये मैडम से बात की है कि यार मुझे चाहिए वो पेपर अगर जिसमें मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके सवालात आएँ ताकि हम उसको हल कर सकें ना, क्योंकि अमूमन मैनेजमेंट की सवाल ज़्यादा होते हैं और मैनेजमेंट जो होती है उसकी भी ज़्यादातर ना थ्योरीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है। जिस तरह को बोलता है अब्राहम मास्लो की थ्योरी क्या है, फ्रेडरिक की थ्योरी क्या है, मार्क टेलर की थ्योरी क्या है, तो ये थ्योरीज़ भी हैं। ये इवन देन कि आपके सब्जेक्ट, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो है ना, अभी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके अंदर नहीं आया है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है HRM, उसके अंदर थ्योरीज़ नहीं आई, लेकिन मैंने उसकी भी थ्योरीज़ निकाली थी। तो मैंने अब नेक्स्ट पेपर के अंदर मैंने आपको पढ़ाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद आप लोगों का एक MCQs टाइप का पेपर लेना है, ठीक है। वो होगा HRM से रिलेटेड। HRM के सॉफ्ट कॉपी नोट्स जो है ना वो मैंने दे दिए, शायद आप सबको ग्रुप में मिल भी गए होंगे। उससे ही रिलेटेड हम नोट्स जो आपके एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं होंगी, आपके थॉटफुलनेस प्रोसेस के ऊपर वो होगा, ठीक है।